नमस्कार, न्यूज इंडिया दिख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना शांडिलिया। पश्चिम एशिया में जंग का साया गहराता जा रहा है और अब इस टकराव का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता होर्मुज जलडमरू मध्य, जहां से गुजरता है दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल और 22% एलएनजी। यानी अगर यहां हलचल होती है तो असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाती है। और इस वक्त निगाहें टिकी है तेहरान पर, क्योंकि ईरान ने यह साफ कर दिया है कि होर्मुज अभी सिर्फ दुश्मनों के लिए बंद है, यानी दुश्मन देशों को छोड़कर होर्मुज स्ट्रेट से गुजर सकता है। और ईरान की प्रतिनिधि ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन को यह बात कह दी है कि होर्मुज स्ट्रेट में दुश्मन देशों को छोड़कर किसी भी जहाज को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, लेकिन अगर हालात और बिगड़े तो ये रास्ता पूरी तरह से बंद किया जा सकता है। ईरान की नई चेतावनी ने तनाव को और बढ़ा दिया है। ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका ने अपने पावर प्लांट्स पर हमला किया तो जवाब में होर्मुज को पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, इजराइल और खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों से जुड़े ऊर्जा ढांचे को भी वैध लक्ष्य बताया गया है। यानी अब जंग सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन तक सीमित नहीं रही, बल्कि ऊर्जा सप्लाई भी हथियार बनती जा रही है। दरअसल होर्मुज जलडमरू मार्ग जो है वो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाला इकलौता समुद्री रास्ता है और यहीं से निकलता है खाड़ी देशों सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और इराक का तेल। अगर ये रास्ता बंद होता है तो दुनिया की सप्लाई चेन पर ब्रेक लग जाएगा। असर दिखना भी शुरू हो गया है। कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार पहुंच चुका है और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हालात बिगड़े तो ये कीमत 150 यानी 150 यहां तक कि $200 तक भी पहुंच सकती है। यानी अब सवाल सिर्फ जंग का नहीं है, बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था, महंगाई और आम आदमी की जेब का है। अब देखना यह है कि क्या कूटनीति इस संकट को संभाल पाएगी या फिर होर्मुज बनेगा उस चिंगारी का केंद्र जो पूरी दुनिया को आर्थिक आग में झोंक देगी। क्योंकि जिस तरह से मिडिल ईस्ट में तनाव जारी है और इसको लेकर अलग अलग जगहों से तस्वीर आ रही है, ईरान में जिस तरह से इजराइल की तरफ से हमला किया जा रहा है, उसके बाद हालात और बिगड़ रहे हैं। और इसको लेकर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। ग्रुप कैप्टन डॉक्टर आनंद स्वरूप, पूर्व अधिकारी आईएएफ और रवि अरोड़ा विदेश मामलों की जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किरोड़ी सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट हैं। और बहुत स्वागत है आपका सभी मेहमानों का न्यूज इंडिया पर। और सबसे पहले चर्चा की शुरुआत हम कर लेते हैं किरोड़ी सिंह आप ही से। किरोड़ी जी, देखिए, जिस तरह से हम लगातार पिछली बार भी देखे थे और बात हम कर रहे थे कि मिडिल ईस्ट में तनाव जारी है और इसको लेकर दिन प्रतिदिन जो हालात है वो और बद से बदतर होता जा रहा है। ये महायुद्ध किस दिशा में जा रही है और इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए नैना, ये युद्ध जिस स्थिति में पहुंच गया है जी, अगर आज रुक भी जाए तो नॉर्मल कंडीशन होने में महीने लगेंगे, क्योंकि ऊर्जा है वो दुनिया की हर आर्थिक गतिविधि का केंद्र है। और एशिया के देश, विशेष रूप से भारत, चीन, जापान, साउथ कोरिया, ये एनर्जी इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री हैं। तो इनकी हालत एशियाई देशों की जो अच्छी ग्रोथ में चल रहे थे उनकी अर्थव्यवस्था पे बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, चाहे भारत हो, चीन हो। तो अब युद्ध ये वेस्ट एशिया का नहीं रहा है, ये उससे बाहर भी निकल रहा है क्षेत्र से। क्योंकि जब डिएगो गार्सिया को स्ट्राइक किया या उधर यूरोप में साइप्रस को किया, तो ये उधर यूरोप में जा रहा है, इधर इंडियन ओशियन साइड में आ रहा है, तो वार तो बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं उनको सऊदी ने मीटिंग बुलाई फॉरेन मिनिस्टर्स की और उन्होंने भी ये ईरान से रिक्वेस्ट किया कि आप इस तरह से स्ट्राइक मत करो। लेकिन इसमें केवल ईरान का दोष नहीं है। देखिए, ईरान का है वो रिटालिएटरी है, इनिशिएटिव अमेरिका और इजराइल का है और ईरान इस वार को रोकने के लिए तैयार नहीं है। जब रशिया ने मीडिएशन की बात की, ईरान से बातचीत की, तो उन्होंने कहा हमें कंपनसेशन चाहिए।
भविष्य की गारंटी चाहिए कि युद्ध नहीं होगा, ये बार बार युद्ध होता है, ये हम सहन नहीं कर सकते, इस तरह का एटीट्यूड है। ईरान के पास मिलिट्री माइट नहीं है, वेपन भी ज्यादा नहीं है, केवल हौसला और रणनीति है। तो ईरान की जिस तरह की रणनीति है और इजराइल की रणनीति है, दोनों में क्लैरिटी है। अलग अलग रणनीति है लेकिन क्लैरिटी है। अमेरिका में रणनीति की कोई क्लैरिटी नहीं है, और अमेरिका का पेंटागन दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस है जिसके पास सब तरह की सूचनाएं होती हैं, एनालाइज करते हैं, रणनीति को डिजाइन करते हैं। लेकिन मुझे अफसोस है कि अमेरिका की रणनीति में इतनी अस्पष्टता क्यों है। इसका मुझे कारण लगता है प्रेसिडेंट ट्रंप की टीम में और पेंटागन में कहीं न कहीं डिफरेंसेस है रणनीति को लेके। मुझे लगता है पेंटागन चाहता ही नहीं था कि वार हो ईरान से इस वक्त। तो अमेरिका की जिस तरह की हालात है, अब अमेरिका के लिए निकलना मुश्किल है। ट्रंप साहब एक चक्रव्यूह में तो फंस गए, अब उनको निकलने का रास्ता नजर नहीं आ रहा है। तो पहले इजराइल ने और अमेरिका ने यह प्रयास किया कि जो वेस्ट एशिया के दूसरे कंट्री, मुस्लिम कंट्री हैं, सऊदी है, यूएई, टर्की, इनको ईरान के विरुद्ध लड़ाया जाए, वो स्ट्रेटेजी काम नहीं आई। चलिए ठीक है, हमारे साथ रवि अरोड़ा जी विदेश मामलों के जानकार जुड़े हुए, इनसे भी जान लेते हैं कि क्या सच में डोनाल्ड ट्रंप किसी चक्रव्यूह में फंस गए हैं और निकलने का वो दूसरा रास्ता तलाश रहे हैं। जी बिल्कुल नैना जी, जिस प्रकार से वेनेजुएला में राष्ट्रपति मादुरो को उठाया गया, उसके बाद हौसले बुलंद हो गए थे डोनाल्ड ट्रंप के। उनको लगने लगा था कि शायद जिस प्रकार से ईरान के अंदर रिजीम चेंज करने के लिए उन्होंने तैयारी की थी, जिस प्रकार से उन्होंने जो है वहां पर अटैक किया, हमला शुरू किया, कहीं ना कहीं उन पर दबाव था इजराइल का। लेकिन पहले उन्होंने 1 महीने का टाइम भी दे दिया था, लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से खामनेई की हत्या कर दी, तो उनको लगा शायद 4 से 5 दिन में सब निपट जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से स्टेट ऑफ हार्मोनी पर पूरी तरह से नाकाबंदी करके ईरान ने शायद पूरी दुखती रग पर ही हाथ नहीं रख दिया है। मैं समझता हूँ कि चलिए ठीक है, वापस लौटेंगे आपके पास रवि जी। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर से आपको मुखातिब करा देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है, पावर प्लांट पर जोरदार हमले होंगे। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है, ईरान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, ईरान को वही सजा जिसका वह हकदार है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बड़ा बयान दिया है, उन्होंने कहा कि ये अभियान शानदार ढंग से सफल होगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये बड़ा बयान दिया है, लगातार जिस तरह से हमले जारी है इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने ये बड़ा बयान दिया है। और वापस अपने खास मेहमानों की तरफ रुख करेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रवि अरोड़ा जी, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बातों को पूरा कीजिए। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से खुद अमेरिका ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो नाटो देशों को इस प्रकार से उन्होंने कागजी शेर बताया, तो उसके बाद अब नाटो देश भी उनके साथ सम्मिलित हो गए हैं और इस जंग के अंदर, और खासकर स्टेट ऑफ हार्मुज को छुड़ाने के लिए। लेकिन ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि सिर्फ मित्र देशों को, जिसमें भारत भी है, जिसमें चीन भी है, पाकिस्तान भी है, मलेशिया भी, और शायद टर्की के भी कुछ जहाजों को वो रास्ता देगा। लेकिन यह बात तय कर दी गई है ईरान द्वारा कि इजराइल और अमेरिकी जहाजों को बिल्कुल भी रास्ता नहीं दिया जाएगा। मतलब साफ है, मिडिल ईस्ट को पूरी तरह से कहीं ना कहीं जो ये रास्ता है स्टेट ऑफ हार्मुज, इसको पूरी तरह से ना सिर्फ नाकाबंदी कर दी, बल्कि जिस प्रकार से आज डोनाल्ड ट्रंप बार बार धमकी दे रहे हैं, बार बार जिस प्रकार से आप उनका बड़बोलापन लगातार जिस प्रकार से रहा है, और अब भी वो कह रहे हैं कि 48 घंटे में उन्होंने टाइम दिया, 24 घंटे बीत चुके हैं और अगले 24 घंटे शायद बहुत खतरनाक रहने वाले। लेकिन सच्चाई ये है कि जिस प्रकार से IRGC जवाब दे रही है, जिस प्रकार से वो डटी हुई है, जिस प्रकार से उसके हौसले बुलंद है, अभी तो खुर्रम शहर जो उनकी मिसाइलें हैं, जो लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, उनका तो इस्तेमाल भी शुरू नहीं किया है। तो ऐसे में अमेरिका भी दबाव की स्थिति में है और नाटो देशों का जिस प्रकार से उसने समर्थन मांगा है, इस प्रकार से वो बयान दे रहा है, क्योंकि जो गरजने वाले बात होते हैं वो बरसते कम है। तो वही हालात अमेरिका का हो रहा है, खासकर बेशक से उसके पास कितनी भी ताकत हो। लेकिन चलिए ठीक है, रवि जी हमारे साथ और तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं, इनका भी रुख कर लेते हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि इनकी क्या प्रतिक्रिया है। और आनंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद जी, जिस तरह से लगातार अमेरिका की तरफ से गिदड़ भभकी दिया जा रहा है, उसके बाद क्या लगता है ईरान अपना रुख बदलेगा? नैना जी, बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन आपने पूछा है कि एक्चुअली जो वॉर का फर्स्ट वीक था, तब एक डिबेट के अंदर मैंने ये बताया था कि ईरान के पास में अपने इतने रिसोर्सेज हैं और उन्होंने अपनी जो वॉर डॉक्ट्रिन है वो चेंज कर दी थी। उनको पता था कि जैसे मादुरो को इन्होंने उठाया और अपना टॉप लीडरशिप सदाम हुसैन, तो ये क्या करते हैं, टॉप लीडरशिप को एक्सटर्मिनेट या मिटाने की कोशिश करते हैं, जिससे पूरा का पूरा नीचे मोरल जो होता है ट्रुप्स का वो खत्म हो जाता है। तो ईरान ने अपनी जो डॉक्ट्रिन थी, वॉर डॉक्ट्रिन, उसको पूरा चेंज कर
कर दिया था। उन्हें पता था कि टॉप लीडरशिप को हिट किया जाएगा, एक्सटर्मिनेट किया जाएगा, तो उन्होंने अपने रीजनल सेंटर्स बना दिए थे। अगर हम इसको भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और आर्मी और एयरफोर्स और नेवी के सेंटर्स हैं, रीजनल सेंटर्स हैं, अपने कमांड्स हैं, उनको इंडिपेंडेंट उन्होंने चार्ज दे दिया और वहां के लोगों ने अपने तरफ से सारे जो तरीके हैं वो उसमें उसको रिप्लाई करने के लिए कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात इसके अंदर आती है कि ईरान के रिसोर्सेज, मैंने बहुत पहले ही बताया था कि ईरान के पास में शाहिद ड्रोन्स की 80,000 की एक खेप तैयार बहुत साल से चल रही है, इनकी 4-5 साल से प्रोडक्शन चल रही है, और 400 जो वो शाहिद जो ड्रोन्स हैं, किलर ड्रोन्स, ये जो हैं वो हर एक महीने बनाने की प्रोडक्शन लाइन उनके पास में। और सरप्राइज एलिमेंट मैंने बोला था कि इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल्स तो भी निकाली नहीं है। अब आप देखिए 2-3 दिन पहले इन्होंने डाइगियो गर्शिया के ऊपर हिट कर दिया। कोई भी देश, जैसे करोड़ी साहब ने बताया कि ईरान तो खाली रिटेलिएशन कर रहा है, एग्रेशन तो अमेरिका ने किया है। तो आप ये देखिए कि सिमिलरली जैसे रशिया ने यूक्रेन के पूरे एनर्जी ठिकानों को हिट किया था ताकि विंटर्स के अंदर वो पूरा का पूरा देश घुटनों पे आ जाए, उनका जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर एक तरीके से था कि पूरे उनके जो रेजिडेंट्स हैं वो पेन में आ जाएं, ठंड को नहीं झेल पाएंगे। उसी प्रकार अब गर्मी आ रही है, इनके तो पूरे एयर कंडीशनर प्लांट्स चलते हैं पावर सेंटर से, तो अगर उसको हिट करते हैं तो देश के पास में कोई चारा नहीं बचता है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए रिटेलिएशन करे। अब इसमें पूरे वॉर के अंदर ये साफ स्पष्ट होता जा रहा है, जैसे दिन ब दिन ये वॉर खिंचता जा रहा है, कि अमेरिका पैनिक में आ रहा है। किसी भी देश के इन्होंने वाटर प्लांट्स को हिट कर दिया, जो पीने का पानी को, और न्यूक्लियर फैसिलिटीज को हिट कर दिया, अब वो पावर को हिट करना चाहते हैं। तो ईरान के पास में कोई चारा नहीं बचा है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए जो उसके पास हथियार है, जो अभी सरप्राइज एलिमेंट मैं अभी भी कहूंगा अभी भी और पड़े हैं इनके पास में, जो इन्होंने सैलॉस दिखाए थे अंडरग्राउंड फैसिलिटीज के अंदर, बहुत कुछ है इनके पास में, क्योंकि ईरान मिसाइल टेक्नोलॉजी में कई देशों से बहुत आगे है। अब आप देखिए कि इन्होंने खाली 6 शर्तें रखी हैं इनके पास में, इतना मतलब एक देश को 25 दिन हो गए लड़ते हुए अमेरिका के सामने घुटने टेकने की। ठीक है आनंद जी, हम आपके पास आएंगे और जानेंगे कि वो कौन से शर्तें हैं जिसको लेकर लगातार अमेरिका की तरफ से दावा किया जा रहा है। ठीक है, इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बड़ी खबर से मुखातिब करा देते हैं। जंग के बीच शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई है। सेंसेक्स में 1200 से ज्यादा अंकों की गिरावट दर्ज हुई है, निफ्टी में 300 से ज्यादा अंकों की गिरावट हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की, और महायुद्ध का असर अब आपको बता दें कि बाजारों पर भी पड़ रहा है। निफ्टी में 300 से ज्यादा अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, और शेयर बाजार में ये भारी गिरावट दर्ज की गई है। महायुद्ध का असर अब शेयर बाजार पर भी पड़ रहा है। जंग के बीच शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई है। चलिए वापस से अपने मेहमानों की तरफ हम रुख करेंगे, और हमारे साथ हिमांशी सिंह जी भी काफी टाइम से जुड़ी हुई हैं। अब इनसे जान लेते हैं कि इनकी क्या प्रतिक्रिया है कि महायुद्ध को लेकर जो तस्वीरें सामने आ रही है, क्या लगता है कि ये युद्ध किस दिशा में जा रही है, और आपकी क्या प्रतिक्रिया है, सबसे पहले यही जान लेते हैं। जी नमस्कार, जय हिंद। देखिए, युद्ध तो जिस तरह से इसकी विभीषिका चारों तरफ फैल रही है, मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी इंसान इस विश्व में नहीं होगा जो इससे अछूता रहे। और ईरान की जो स्ट्रैटेजी है, जो उसने हॉर्मुज में जो डिनाइल की बात की है कि बहुत सिलेक्टिव वो एक्सेस देगा। अमेरिका बार बार कह रहा है कि आपने हॉर्मुज को बंद कर दिया है, ईरान कह रहा है हमने बंद नहीं किया है, जो हमारे मित्र हैं वो आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मनोवैज्ञानिक युद्ध है, जहां पर बहुत सी चीजें सिर्फ इस बात से, देखिए जो शेयर के मार्केट्स हैं या और भी चीजें हैं, वो इससे बहुत ज्यादा इफेक्टेड होती हैं कि आपने एक स्टेटमेंट दे दिया कि वहां से जो गुजरेगा उसको या तो टोल देना पड़ेगा, या वो हमारा मित्र होना चाहिए, या युआन में उसने ट्रेड करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो बाकी लोग हैं वो पैनिक में आते हैं, और इंश्योरेंस कंपनीज का जो पैसा है, उनके जो प्रीमियम के रेट हैं वो बढ़ जाते हैं। बाकी जो कंट्रीज हैं, जैसे कि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं जो वहां से व्यापार करती थी, वो सारी पैनिक में है। तो नाटो भी यहां तक कि पैनिक में आ रखा है, क्योंकि यूक्रेन और रशिया के वॉर की वजह से उनकी जो एनर्जी लाइन रशिया से आती थी वो कट ऑफ है, और जो यहां से ऑयल लेते थे उस पर भारी संकट है। तो कहीं ना कहीं देखिए, इसका जो परिणाम है वो हर किसी को भुगतना पड़ रहा है। भारत जैसे देश के 4.5 लाख लोग जो है यूएई में काम करते हैं। अब आप देखिए कि अगर वहां पर लगातार बमबारी हो रही है, तो हमारे जो रेमिटेंस वहां से आते थे उस पर असर पड़ेगा। तो युद्ध सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं है, इसके इकोनॉमिक जो इफेक्ट्स हैं वो पूरी दुनिया में दिखाई दे रहे हैं। और ईरान इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से जानता था कि अमेरिका और बाकी कंट्रीज पे एनर्जी और पैसा जितना दबाव बना सकता है, उतना उसकी मिसाइलें शायद नहीं बना सकती हैं।
तो वो हर एक चीज को, जो उसका लेवरेज है, वो हर चीज को इस्तेमाल कर रहा है। यूएन में वो बार बार चिट्ठी लिख रहा है, वो जिसको हमारे यहाँ कहते हैं ना कि बता के मारूंगा, वो एक्चुअली बता के मार रहा है कि उसका क्या अगला स्टेप होने वाला है। और ये इस पूरे वॉर की बहुत खूबसूरत बात है कि कहीं पे भी उसकी तरफ से एक ऐसा अटैक नहीं है जो छुपके किया गया है। वो बोलता है थप्पड़ मारूंगा तो वो थप्पड़ मारता है, और वो हर एक चीज का, जैसे किरोड़ी सर ने कहा कि रिटेलिएशन आ रहा है। अगर आपने उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट में नतांज में अटैक किया है, तो वो आपके डिमोना के पास में अटैक कर रहा है। उसने अभी भी डिमोना का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको अटैक नहीं किया है, वो उसके पास में अटैक कर रहा है। वो आपको बता रहे हैं मेरी कैपेबिलिटी है, आप मुझे छेड़ोगे मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। और मुझे लगता है ऐसा वॉर हमें शायद पहले कभी देखने को नहीं मिला। हालांकि युद्ध की विभीषिका है, देखिए ऐसा झंझावात झेलने को पूरा विश्व तैयार नहीं है, लेकिन जो इस तरह की कैपेबिलिटी, अमेरिका जैसे देश को जो थप्पड़ मारा जा रहा है ना बराबर कह के, और जिसमें इजराइल भी शामिल है। इजराइल जो पहले 6% खत्म हो गया था 12 दिन के वॉर में, अब कितना बचा है हमें नहीं पता है, क्योंकि वहां से तो पिक्चर्स आ ही नहीं रही हैं। सो नैना जी, जो सिचुएशन है बहुत खराब है, लेकिन इसमें सबसे अच्छी जो बात मुझे देखने को मिल रही है कि किसी ने अमेरिकी और इजरायली माइट को इतनी पावर के साथ में चैलेंज किया है, जो बड़े बड़े देश अपने आप को सुपर पावर कहते थे वो नहीं कर पाए हैं। आई थिंक इसके लिए तो ईरान को मेरी तरफ से सलाम। ओवर टू यू। चलिए ठीक है, इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, ट्रंप की धमकी के बाद ईरान की यूएन को चिट्ठी। बड़ी खबर इस वक्त की, यूएन महासचिव को ईरान के राजदूत ने चिट्ठी लिखी है। पावर प्लांट पर हमले की धमकी को गलत बताया। बड़ी खबर इस वक्त की, डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज नहीं खोलने पर हमले की धमकी दी है। बड़ी खबर इस वक्त की, और महायुद्ध से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। पावर प्लांट पर हमले की धमकी को गलत बताया है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल लगातार ईरान की तरफ से चिट्ठी लिखकर ये दावा किया जा रहा है, और इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने दी है होर्मुज नहीं खोलने की धमकी, और इस पर हमले की धमकी दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने यूएन को चिट्ठी लिखी है। बड़ी खबर इस वक्त की, और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान ने किया तेल अवीव पर हमला। बड़ी खबर इस वक्त की, महायुद्ध से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान ने तेल अवीव पर क्लस्टर मिसाइलें दागी है, और हमले रोकने में इजरायली आयरन डोम फेल हो चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, ईरानी मिसाइल अटैक को नहीं रोक पाया। ईरान की कई मिसाइलें तेल अवीव पर गिरी, और मिसाइल गिरने के बाद भयंकर आग लग गई। बड़ी खबर इस वक्त की, महायुद्ध से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरानी मिसाइल अटैक को नहीं रोक पाया, और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तेल अवीव में ये हमला किया गया है, ईरान की कई मिसाइलें तेल अवीव पर गिरी। और रुक करेंगे, वापस से हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गेस्टों पे चलेंगे। और करोड़ी सिंह जी, अभी ये खबर आ रही है जहां तेल अवीव पर ये हमला हुआ है, कई मिसाइलें दागी गई है। लगातार ईरान भी हमला कर रहा है, और एक बहुत अच्छी बात हिमांशु जी ने अभी किया था, और ये कह रही थी कि जिस तरह से ईरान की तरफ से हमला किया जा रहा है, पहले चिट्ठी लिखी जा रही है, और जो भी हो रहा है वो पहले आगाह कर दिया जा रहा है। तो क्या इसके लिए अमेरिका तैयार नहीं है, बताने के बाद भी वो मिसाइलें नहीं रोक पा रहा है? देखिए नैना, मैं हिमांशु की बात को अगर सही तरीके से कंसेप्चुअलाइज करूं जी, तो ये एक ऐसा युद्ध है जिसमें शक्तिशाली की शक्तिहीनता नजर आ रही है, और युद्ध की जो स्टाइल है वो आतंकवादी स्टाइल है। दो देशों के बीच या चार देशों के बीच युद्ध की स्टाइल नहीं है, अलग ही तरह की रणनीति है। और इस रणनीति के फॉर्मेशन में ईरान बहुत आगे है। ईरान का अब है, इजराइल को 4 पॉइंट्स पे कॉर्नर करना चाहते हैं। एक तो उनका जो वाटर सप्लाई नेटवर्क है उसको डिसमेंटल करना चाहते हैं। दूसरा है उनका ऑयल का जो नेटवर्क है उसको पूरी तरह डिसमेंटल करना चाहते हैं विद इन इजराइल। और तीसरा है उनका जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है कि पूरा इजराइल डार्कनेस में चले जाए, उसको हम डिसमेंटल कर दें। और चौथा है फूड ग्रेन सप्लाई। तो जो इजराइल के पोर्ट हैं जहां से इंपोर्ट होता है फूड से रिलेटेड चीजें, उससे आगे वो मिसाइल दाग के जहाज कोई भी पोर्ट पे नहीं आ सके, ये ईरान की स्ट्रेटेजी है। तो इससे फिर इजराइल बहुत ही कमजोर स्थिति में हो जाएगा। वैसे भी ज्योग्राफिकल एक्सपांस भी बहुत कम है इजराइल का। तो ये तो ईरान की स्ट्रेटेजी है। इजराइल की स्ट्रेटेजी है कि पूरी तरह से ईरान को हम डिसमेंटल कर देंगे इकोनॉमिकली, और उनका जो रिजीम चेंज भी कर देंगे, लेकिन उसमें सफलता मिलती नहीं लग रही है, क्योंकि जो पर्शियन कल्चर है और जो इस्लामिक जज्बा है उसको शायद इजराइल और अमेरिका दोनों एंटिसिपेट ही नहीं कर पाए
क्योंकि वार केवल अर्थव्यवस्था से, मिलिट्री से या टेक्नोलॉजी से नहीं जीता जाता, उसमें हौसला भी बहुत बड़ी चीज होती है, रणनीति बहुत बड़ी चीज होती है। और ये रणनीति की क्लैरिटी आई है पर्शियन कल्चर और सिविलाइजेशन में, क्योंकि पर्शियंस जिस तरह के एंशिएंट पीरियड से रणनीति बनाते थे, मुझे लगता है ईरान ने उसी तरीके से रणनीति पहले से बना ली थी। वो मान के चल रहे थे कि इजराइल अमेरिका युद्ध करेंगे। ईरान ने कहा भी है कि देखिए, जब भी वार्ता चलती है, नेगोशिएशन की फाइनल स्टेज पे नजदीक जाते हैं, इजराइल अटैक करता है, अमेरिका फॉलो करता है। जून में भी यही हुआ, अब भी यही हुआ। तो अब ईरान डिटरमिन्ड है कि हम लॉजिकल कंक्लूजन पे ले जाएंगे, या हो सकता है हम डिसमेंटल हो, पूरी तरह बर्बाद हो जाएं, लेकिन हम हमेशा के लिए इस तरह का बार बार का लड़ाई नहीं लड़ सकते। तो जो ईरान का डिटर्मिनेशन है वो शक्तिशाली को शक्तिहीनता का दर्शा रहा है, लेकिन जो दुनिया पे इम्पैक्ट हो रहा है वो बड़ा डिजास्टर्स है। क्योंकि अगर आज युद्ध रुकता है तो आने वाले कई महीनों तक एनर्जी का सप्लाई चेन ठीक नहीं होगा। रिफाइनरी बर्बाद हो गई, उनको रिनोवेट करने के लिए महीनों लगेंगे। और भारत जैसा देश तो बहुत ज्यादा प्रभावित है, केवल एनर्जी के लिए नहीं। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से महायुद्ध में हमले हो रहे हैं और तबाही की तस्वीर हर तरफ से जो सामने आ रहा है, इसको लेकर और इसका महायुद्ध का असर पूरे देश पर पड़ रहा है, तो इसका भारी नुकसान तो होगा ही, और भारत तक भी इसकी आंच पहुंच गई है। तो इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। तेहरान में इजरायली एयरफोर्स के हवाई हमले जारी हैं। तेहरान में सिक्योरिटी एजेंसी पर कई बड़े हमले किए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, मिसाइल सिस्टम को स्टोर करने वाला एक मिलिट्री बेस भी तबाह कर दिया गया है। IRGC और एयरफोर्स की हथियार बनाने वाली जगह पर हमले किए गए हैं। ईरानी इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री का हेडक्वार्टर भी तबाह किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स का इमरजेंसी हेडक्वार्टर पर भी तबाह कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की हथियार बनाने और स्टोर करने की जगह को भी नष्ट कर दिया गया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हथियार बनाने और स्टोर करने वाली जगह को भी नष्ट कर दिया गया है। और इस बीच ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है, आप सभी खास मेहमानों का, और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और चूंकि किरोड़ी सिंह जी, हम चर्चा कर रहे थे और जिस तरह से ईरान को लेकर आप बता रहे थे कि लगातार वो हमला कर रहा है, लेकिन जिस तरह से ये चर्चा है कि ईरान जो है अब क्या रुख करेगा, और अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप बात करना चाहते हैं, सीज फायर करना चाहते हैं, लेकिन ईरान की तरफ से कुछ शर्तें हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि इन शर्तों के साथ डोनाल्ड ट्रंप बातचीत करेंगे? असंभव है नैना, क्योंकि अमेरिका केवल पश्चिमी एशिया तक सीमित नहीं है, उनका एक ग्लोबल डिजाइन है। वो डिजाइन अमेरिका के विदेश मंत्री ने म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस थी उसमें एक्सप्रेस कर दिया था। उन्होंने अपने यूरोपियन अलाइज को ये कहा कि आपका 500 साल का ग्लोरियस इतिहास है, दुनिया को डोमिनेट किया, हम अमेरिका तो आपको फॉलो कर रहा है, हम आपके साथ हैं। और पिछले 80 साल से दो चुनौतियां आपकी और हमारी ग्लोरी के लिए हैं, वो है एक इस्लाम है, एक साम्यवाद है। तो उन दोनों को हमें खत्म करना है। तो वो ये अमेरिका ये चाहता है कि दुनिया में अमेरिका स्पॉन्सर्ड ऑर्डर हो, क्योंकि जो 500 साल की ग्लोरी की बात कर रहे हैं वो हिंदुस्तान या जो दूसरे एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देश हैं उनके लिए ग्लोरी नहीं है। उनके लिए तो दमन है, शोषण है और अत्याचार है। तो वो देश उस तरह की अमेरिका के दृष्टिकोण को कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे? तो ये जो दुनिया का स्वरूप बदल रहा है, इसको अमेरिका एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, आसानी से तैयार नहीं होगा। इसमें ईरान तो एक फिगर है छोटा सा। तो जो ब्रॉडर डिजाइन है अमेरिका की, वो वेस्ट एशिया से बाहर है। वो अमेरिका स्पॉन्सर्ड ऑर्डर चाहते हैं, वो डेमोक्रेसी भी नहीं चाहते। अगर डेमोक्रेसी चाहते तो ईरान में 1953 में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिस्प्लेस करके उन्होंने एक मोनार्क को वहां सत्ता सौंपी, क्योंकि उनको तेल चाहिए था और तेल एनर्जी का सोर्स है, और जो एनर्जी को कंट्रोल करता है वो दुनिया को कंट्रोल करता है। क्योंकि पहले जब कोयला एनर्जी का सोर्स था तो जहां कोयला था वहां हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता था, तनाव रहता था। कोयले को जगह है उसको कंट्रोल करने के लिए। अब एनर्जी को लेके है,
तो ये तो अमेरिका के ब्रॉडर डिजाइन का पार्ट है। इजराइल की समस्या ये है कि इजराइल ये चाहता है कि मिडिल ईस्ट में ये मुस्लिम कंट्री हैं, ये आपस में लड़ें, इनको लड़ाया जाए तो इजराइल ज्यादा सुरक्षित हो सकता है। लेकिन इजराइल का जिस तरह से दमनकारी एटीट्यूड है वो दुनिया का आवाम है, दुनिया के सभी देशों में, इवन जो पश्चिमी देश हैं वहां के लोग भी ये चाहते हैं कि अमन से रहें, बहबूदी से रहें। लेकिन जो शासक वर्ग है उनका दृष्टिकोण अलग है। अगर आज आप देखें कि आज से मान लीजिए महीने भर पहले जो ईरान के बारे में नकारात्मक दृष्टिकोण रखते थे वो आज ईरान के समर्थन में है कि ईरान तो रिटालिएट कर रहा है। ईरान ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया है। जो इजराइल ने इनिशिएटिव लिया, इजराइल ने ईरान के बैंक को स्ट्राइक किया, तो ईरान ने अमेरिका के बैंक को मिडिल ईस्ट में स्ट्राइक किया। इजराइल ने वहां के प्लांट को, न्यूक्लियर प्लांट को स्ट्राइक करने की कोशिश की, तो वो ईरान है वो उनके न्यूक्लियर प्लांट को स्ट्राइक करने की सोच रहा है। इसी तरीके से जब रिफाइनरी को स्ट्राइक किया तो उनकी रिफाइनरी को स्ट्राइक कर रहा है। तो ईरान के प्रति दुनिया के आवाम की सिंपैथी हो रही है और अमेरिका अपना डिक्लाइन ग्रेसफुली एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। इसलिए वार रुकने की संभावना मुझे बहुत कम लगती है, क्योंकि अमेरिका का जो एरोगेंस है एक एम्पायर का वो आसानी से खत्म नहीं होगा। तो इसके लिए देखिए बहुत ज्यादा अभी और डिसमेंटलिंग हो सकता है। चलिए, हो सकता है। ऐसे में रवि अरोड़ा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, इनसे भी जान लेते हैं कि अगर होर्मुज स्ट्रेट बंद होता है तो दुनिया की ऊर्जा सप्लाई पर इसका कितना असर पड़ेगा? जी बिल्कुल नैना जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए होर्मुज स्ट्रेट का बंद होना असर दिखना शुरू हो गया। अभी तो भारत के अंदर या हम दूसरे देशों की बात करें, कई देशों को जिस प्रकार से सप्लाई चल भी रही है, जबकि हम अपने देश की बात करें तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं गैस को लेकर भारी किल्लत का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। और मैं देश की राजधानी में आके मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे हालात खराब हो रहे हैं। तो अभी तो शुरुआत है, बात समझिए। अगर यह युद्ध लंबा खिंचता है और आने वाले टाइम में होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से अगर बंद कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ पूरी दुनिया के अंदर हाहाकार मच जाएगा। क्योंकि यह बात समझने वाली है कि आज अगर जिस प्रकार से ईरान लगातार जवाब दे रहा है, जिस प्रकार से वो डटा हुआ है, और अभी तो दुनिया दो फाड़ में होती दिख रही है, क्योंकि रूस ने भी उनका सपोर्ट किया है, नॉर्थ कोरिया भी उनका सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में दुनिया दो भागों में बटेगी। मिडल ईस्ट पूरा ना चाहते हुए भी इस पूरे युद्ध में अपनी ताकत झोंक चुका है। तो ऐसे में जितने अमेरिकन मिलिट्री बेस है अब ये वहीं तक सीमित नहीं रहा, ये ईरान अमेरिका की जंग इजराइल तक सीमित नहीं रही। मतलब कई दुनिया के कई देश इसमें आ चुके हैं। लेकिन आने वाले टाइम में जिस प्रकार से अब नाटो देश अगर समर्थन करते हैं, ऐसे में रूस का क्या प्रतिक्रिया आती है, और जिस प्रकार से चीन बेशक सिर्फ उनको सपोर्ट सामने आकर नहीं कर रहा लेकिन फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं ये सभी। तो ऐसे में ईरान जब दुनिया दो भागों में बटेगी और स्टेट ऑफ हार्मुज के जहां से सबसे ज्यादा तेल लेने का काम चाइना करता है, तो ऐसे में इनको कूदना पड़ेगा। और अगर ऐसा होता है तो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जाएगी। और मैं समझता हूं यह बात सही है कि अब जो जंग 25 दिन तक जो जंग लड़ रहे हैं ईरान, वो बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन के सहारे लड़ रहा है। अभी सोचिए, क्योंकि जो आपके न्यूक्लियर वेपन्स है उनका इस्तेमाल इतना आसान नहीं, उन्हें बनाना एक अलग बात है, लेकिन उनका इस्तेमाल करना मतलब बहुत बड़ी एक मैं समझता हूँ चुनौती है किसी देश के लिए। इतना आसान नहीं हो, क्योंकि जो है जिस प्रकार से जापान में जब हमला हुआ था, आपको याद होगा, तो उसके बाद यह समझ आ गया था कि पूरी मानव जाति के जो है भ्रष्ट कर देगा, खत्म कर देगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक मैसेज तो दुनिया में है, लेकिन सच्चाई है कि इससे उसका खौफ दिखाया जा सकता है। लेकिन इजराइल जिस प्रकार से लगातार दावा कर रहा था कि बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन के सहारे तो उसके वजूद को खतरा ईरान से, तो ऐसे में कहीं ना कहीं यह बात दिख रही है कि ईरान जिन ड्रोन के सहारे, आप समझिए जो एयरक्राफ्ट मिसाइलें जो सहारे जो जिसकी लागत 9 करोड़ है, वो F-35 को कहीं ना कहीं हिट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है। कहीं ना कहीं साफ दिख रहा है कि किस प्रकार से ईरान जवाब दे रहा है अमेरिका को, और इतने बड़े ताकतवर देश को अगर वो जवाब दे रहा है, उसके साथ इजराइल भी है, और अकेला ईरान की IRGC अपने दम पर इस प्रकार से लड़ रही है। अभी तक किसी भी देश ने उसके साथ अपना मिलिट्री समर्थन नहीं दिया, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से वो पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही मचा रहे हैं, और जितने भी लोग देखिए दुबई से जो लोग भारत आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि किस प्रकार का वहां से माहौल है, क्योंकि वीडियोज वहां लेने नहीं दिए जा रहे। तो ऐसे में मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ा जो हाहाकार मचा हुआ है, तो ये हमें समझना होगा। और अगर स्टेट ऑफ हार्मुज पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है तो समझने वाली बात होगी, मिडिल ईस्ट घुटनों के बल बैठ जाएगा।
क्योंकि ना सिर्फ अमेरिका, ना सिर्फ पूरा यूरोप, बल्कि मिडिल ईस्ट की हालत बहुत खराब हो जाएगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पूरी रणनीति के साथ दबाव बनाने की ईरान कोशिश कर रहा है। वो जानता है किस प्रकार से आगे बढ़ना है। तो ऐसे में इस बात को अमेरिका भी समझ रहा है। ये जो जिस प्रकार की धमकी उन्होंने दी है कि हम लोग पावर सेंटर को उड़ा देंगे, इतना आसान नहीं है उड़ाना। अगर ऐसा होता है तो यह विश्व युद्ध की चिंगारी होगी। और मुझे लगता है उसके बाद दुनिया के कई देश, मैं जो अब तक ईरान की बेशक समर्थन करते आ रहे हैं या बात करते आ रहे हैं, वो मिलिट्री जो है उनकी समर्थन कर देंगे। और कहीं ना कहीं ऐसे में दुनिया दो फाड़ में जाएगी और विश्व युद्ध की चुनौती, मैं समझता हूँ इसे चिंगारी माना जाएगा। तो इसीलिए अमेरिका भी ऐसा नहीं करेगा, इतना आसान नहीं है। बेशक से वो धमका रहा है, तो यूनाइटेड नेशन को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि लगातार वो देख रहे हैं कि दुनिया, क्योंकि उसका गठन ही किस लिए हुआ था। अगर तीसरा विश्व युद्ध की चिंगारी लगती है तो अमेरिका जिस प्रकार से वेनेजुएला पे कब्जा करता है, जिस प्रकार से ग्रीनलैंड की बात करता है, जिस प्रकार से क्यूबा पे हम की बात करें, तो ऐसे में उसको समझना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप का जो सेकंड टर्म में आने के बाद कहीं ना कहीं अब वो जो पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ लेकर जा रहे हैं। और यह बात दुनिया समझ रही है। लेकिन अभी तक नाटो देश जिस प्रकार से समर्थन नहीं दे रहे थे, लेकिन अब पूरी तरह से समर्थन में उतरा है। तो मतलब साफ है कि हम कहीं ना कहीं एक तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। जी देखिए, अब हमारे साथ आनंद स्वरूप जी भी जुड़े हुए हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि आखिर ईरान हार क्यों नहीं मान रहा है, जबकि अमेरिका इजराइल ने अब तक 50,000 करोड़ के बम बरसाए, उसके बावजूद भी ईरान हार मानने को तैयार नहीं है। नैना जी, बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है। कॉस्ट जो है, एक टोटल कंप्लीट वॉर चल रहा है, ये आउटराइट वॉर है, ये प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये कोई स्लीपर सेल एक्टिवेट नहीं है, प्रॉक्सी वॉर, डायरेक्ट वॉर चल रहा है। डायरेक्ट वॉर के अंदर जो कॉस्ट होते हैं वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। अब आप छोटा सा एग्जांपल जो देते हैं, जैसे रवि जी ने भी बोला, उसी पे इलैबोरेट करूंगा कि शाहिद ड्रोन जो है वो मात्र $20,000 का एक बनता है। उसको किल करने के लिए, उसको डाउन करने के लिए $4 मिलियन की जो है पैट्रियट मिसाइल उसको हिट कर रही है। अब आप कॉस्ट, आप वेरिएशन देख लीजिए, कहाँ उनका $1 लग रहा है, अगर कॉस्टिंग में देखते हैं उनके $2,000 लग रहे हैं। तो इस कॉस्ट के हिसाब से अमेरिका के लिए रिटर्न कॉस्ट बार बार बढ़ती जा रही है। एक ड्रोन को किल करने के लिए आपको ₹1 के ड्रोन को $2,000 खर्च करने पड़ रहे हैं। अब अमेरिका अपने आप ही एक डेट के अंदर चल रहा है, 38.5 ट्रिलियन डेट उनका इंडिविजुअली अपनी कंट्री का चल रहा है। $1 ट्रिलियन की तो उसकी एनुअल सर्विसिंग है इंटरेस्ट की। अब इंडिविजुअली अगर देखें तो 1,14,000 तो उनके एक इंडिविजुअल जो है रेजिडेंट, उसको पे $1,14,000 का इंडिविजुअल डेट है। हाउस होल्ड के ऊपर 2,85,000 का डेट है। इस डेट के ऊपर अब ये एडिशनल कॉस्ट और आ जाएगी। तो अमेरिकन इकोनॉमी एज इट इज फंबल कर रही है, और फंबल करते हुए इकोनॉमी के अंदर ये एडिशनल कॉस्ट जब ट्रंप को लेके जाना पड़ेगा अपने अप्रूवल के लिए कांग्रेस के पास में, तो उनके पास बहुत डिफिकल्टी होगी, पहली बात। दूसरी बात ये है, ईरान ने अपनी डॉक्ट्रिन जो मैंने बताया था चेंज करके रीजनल सेंटर्स को पूरा एम्पावर कर दिया। अगर टॉप लीडरशिप हट जाती है और आपको कोई लगता है कि ऊपर आपको डिसीजन देने वाला नहीं है, ठीक है आनंद जी, आएंगे, लौटेंगे आपके पास। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बड़ी खबर से मुखातिब करा देते हैं। सऊदी अरब पर ईरान ने कई मिसाइलें दागी है, इराक पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। बड़ी खबर इस वक्त, एक मिसाइल इंटरसेप्ट हुई सऊदी अरब, दूसरी मिसाइल जमीन पर गिरी। सऊदी अरब की तरफ से ये कहा गया है रियाद पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई, ये बड़ी खबर इस वक्त की। और इस बीच सऊदी अरब की तरफ से कहा गया है कि एक मिसाइल इंटरसेप्ट हुई है, जबकि दूसरी मिसाइल जमीन पर गिरी है। बड़ी खबर इस वक्त की। और वापस से चलेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आनंद जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था कि टोटल वॉर की कॉस्ट जो है अमेरिका के ऊपर बहुत भारी पड़ रही है। और ये वॉर जैसे उन्होंने प्लान किया था कि 1 हफ्ते के अंदर वो फिनिश कर पाएंगे, वो तो अब आज देखिए 24वां दिन आ गया। अब ईरान साइकोलॉजिकली इस वॉर को आप देखेंगे, 13वें दिन कुदस डे था ईरान के अंदर, इतनी भारी भीड़ अपनी आई थी वहां पे, और उनके जो अपना मॉर्निंग चल रहा था उसके लिए आप देखिए कि साइकोलॉजिकली उनके जो वहां के जो रेजिडेंट्स हैं उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। वो इस वॉर को फॉरवर्ड ले जाने के लिए और बहुत ही अपना जोश टाइप नारे चल रहे थे। तो साइकोलॉजिकली अमेरिका ने इतने वीडियोस डाले अपने कि हमने ये साइड सेट कर दिया है, पूरा इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं और कंट्रीज में, मगर ईरान के ऊपर उसका कोई इम्पैक्ट दिखता हुआ नहीं दिख रहा। बल्कि ये तो एक तरीके से कह दीजिए कि डेविड एंड द गोलियत की मूवी चल रही है, जिसमें एक जिसको कुछ भी आप मानते हैं शक्ति विहीन है, उन्होंने चैलेंज करके लगभग गिराने को तैयार हो गया। और अमेरिका इस वक्त पैनिक में ये सब काम कर रहा है। द मोमेंट ये अपने पावर प्लांट्स को भी हिट करेंगे तो ये बहुत, आप कहिए कि युद्ध खुल जाएगा। अब ईरान जो है सारे के सारे मिडिल ईस्ट के देशों को हिट कर रहा है, जिससे अमेरिकन सेंटर्स के ऊपर हिट करने से और बुर्ज खलीफा के ऊपर आप कह दीजिए कि
इंडिकेशनल कि हम यहाँ तक हमारी पहुंच या डाइगो गर्सिया पे ये पहुंच गए हैं करके इतना इनको फोर्स कर दिया गया कि साउथ कोरिया से इनको अपनी पैट्रियट बैटरीज उठा के लानी पड़ी। जापान के अंदर इनका फ्लोटिला पड़ा हुआ था यूएसए को, उसको एम्फीबियन शिप को यहाँ पे लेकर के आए। तो इनके ऊपर स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, और कल को अगर बूट्स ऑन ग्राउंड इन्होंने किए तो वहां पे इनकी बहुत ज्यादा बॉडी बैग्स बनने वाले हैं, और ट्रंप के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है इस देश के अंदर। तो ये अमेरिका के लिए एक चैलेंज है ये वॉर, और मुझे लगता नहीं है ईरान इसके अंदर घुटने टेकेगा, जैसे कलोड़ी साहब ने ही बोला, क्योंकि एग्रेशन यूएसए ने किया है, तो वो पूरे पैनिक के अंदर चल रहा है कि किसी तरीके से मैं इस वॉर को अपने फेवर में ले आऊं, और उनको ये एक्सपेक्ट नहीं किया था उन्होंने कि ये वॉर इस लेवल तक आएगा। बट ये वॉर लंबा चलेगा, क्योंकि ईरान के पास शाही ड्रोन अनलिमिटेड पड़े हुए हैं, उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स को निकाल रहे हैं, और कई लॉन्ग रेंज मिसाइल है, जैसे उन्होंने डाइगो गर्सिया पे इंडिकेटिव बताया कि इतनी बड़ी रेंज की हम रखते हैं। इससे आप देखिए कि विश्व के कितने देश अब इस ईरान के उसके अंदर, इवन कहिए कि आज के डेट टाइम में देखा जाए तो इंडिया भी अब उनके उस रीजन के अंदर आ गया है, हिट रीजन के अंदर। तो हम भी अगर अपने देश को सुरक्षा हमारी वैसे भी सिंदूर में हम चेक कर चुके हैं बहुत अच्छे से, इंडिया ने सारे ड्रोन अपने जो पाकिस्तान के मिसाइल जो सिरसा पे आके अंश गिरा था, तो इंडिया ने अपनी कैपेबिलिटी दिखा दी हिट करने के सुदर्शन चक्र के थ्रू, जो अभी पूरा डेवलप हो रहा है, बट उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि हम अपने बॉर्डर्स को सुरक्षित रख सकें। तो इस युद्ध का पूरे विश्व पर होना क्या कहते हैं असर होना लाजमी है, क्योंकि जो पेट्रोल है, जो अपना आप कह दीजिए इनका क्रूड ऑयल है, ये पूरे विश्व की एक लाइफ लाइन है। जापान का 95% यहाँ से जाता है, साउथ कोरिया का वहां से जाता है, तो इन देशों के पास मजबूरी हो जाएगी। आज तो सब रिक्वेस्ट में बैठे हैं, कल को अगर ईरान के तेवर ऐसे ही रहते हैं तो चाहते ना चाहते हुए सारे देशों को अपनी एनर्जी सप्लाईज को क्या कहते हैं मेंटेन करने के लिए, रिसोर्सेज को चलाने के लिए कहीं ना कहीं जो अभी कहते हैं प्रॉक्सी रूप से इन्वॉल्व हैं, वो उनको फ्रंट लाइन में आना पड़ेगा। और अगर अमेरिका ने पैनिक के अंदर न्यूक्लियर अटैक कर दिया, जो इन्होंने गलती जापान में कर दी, अब 1945 नहीं है, रशिया और चाइना भी इस युद्ध के अंदर आएंगे, और इस युद्ध के अंदर रशिया चाइना के आते ही पूरी स्थिति बिल्कुल बदल जाएगी। ग्लोबल एनार्की के पास हम लोग पहुंच रहे हैं। तो चलिए ठीक है आनंद जी, और हमारे साथ हिमांशु जी भी हैं, तो इनसे भी जान लेते हैं। हिमांशु जी, बैलिस्टिक मिसाइल की अगर हम खासकर बात करें तो ईरान कि ये बैलिस्टिक मिसाइल जो है इसकी क्षमता कितनी खतरनाक है, और इजराइल के लिए ये कितना खतरनाक है? ये तो हमें इजराइल और अमेरिका से पूछना पड़ेगा, और जो यूएई में जो लगातार गिर रही हैं। खैर वो मजाक की बात है। देखिए एक आप बार बार सवाल पूछ रही थी कि ईरान हार क्यों नहीं मान रहा है, जो आपने मेरे बाकी पैनलिस्ट हैं उनसे पूछा था। मैं ये कह रही हूँ, मेरा सवाल ये है कि ईरान को क्यों हार माननी चाहिए, अमेरिका और इजराइल क्यों नहीं हार मान रहे हैं? देखिए, वी आर पीपल ऑफ कलर, और हमारे लिए ये माना जाता है कि हमको हार मान लेनी चाहिए, ऐसा नहीं है। देखिए, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो जैसा हम पहले से देख रहे हैं कि खुर्रम शेर 4 हो या उनकी अबू मेहंदी हो, या जो भी मिसाइलें हो, उन्होंने शुरू में कहा था जब इनिशियल वॉर हुआ था कि अभी तक तो हम अपना कूड़ा कचरा निकाल रहे हैं, हम अपनी मिसाइल्स पे तो आए ही नहीं हैं। और जो अभी उन्होंने लास्ट पिछले कुछ दिनों से जो डांसिंग मिसाइल्स और जो क्लस्टर मिसाइल्स लगाई हैं, जिसकी वजह से इजराइल चिल्ला रहा है कि ये चीटिंग है, ऐसा नहीं कर सकते। तो भाई अभी तक कौन लगातार ये चीजें कर रहा था ईरान के खिलाफ? जब वॉर होता है, और जैसा कहा जाता है कि मोहब्बत तो जंग में सब कुछ जायज है, तो जब आप उनके यहाँ पर बॉम्ब मार रहे थे, मिसाइलें मार रहे थे, और आपने अपने B2, B12, B1 जो भी आपके पास थे, आपने सब लाके गिरा दिए, और आपने देख लिया कि वहां पर वो तस से मस नहीं हुए, क्योंकि ईरानियन अपने सर पे कफन बांध के बैठे हुए हैं। इनका ऑपरेशन सेंटिनल चलता रहता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, जहां पे ब्रिटिश रॉयल नेवी प्लस अमेरिकन की जो बहरीन में 5th फ्लीट है वो लगातार घूमती रहती है। उसके बाद जो स्ट्रेट ऑफ ये जो रेड सी में जो इनका हुतीज का है नेटवर्क, वहां पर ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन इनका चलता रहता है। अब आप देखिए, तो अगर एक बड़ी परिप्रेक्ष्य में चीज को समझें तो 20% दुनिया का व्यापार ठप कर दिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ने। 12% व्यापार को ठप करने के लिए हूती केपेबल है। 32% तो ईरान कभी भी दुनिया का जो गर्दन है वो दबा सकता है। और मिसाइल्स की जहां तक हम बात कर रहे हैं, तो अगर डिमोना के पास में, जहां पे कि इजराइल का न्यूक्लियर प्लांट है, उसके पास में अगर ये मिसाइलें डाल रहे हैं, बहरीन में हो रहा है, सऊदी में हो रहा है, और लगातार देखिए जितने भी पावर प्लांट्स हैं, जितने भी एनर्जी प्लांट्स हैं, वहां पर अगर ये लगातार मिसाइलें मार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक और चीज सामने आई है नैना जी, कि जो आयरन डोम था
वो काफी हद तक ये ध्वस्त कर चुके हैं। थार्ड और पैट्रियट काफी हद तक ध्वस्त कर चुके हैं। तो मिसाइल कैपेबिलिटी के लिए ईरान ने आज से तैयारी नहीं की है। वो 1979 से बहुत क्लियर था कि एक दिन अमेरिका और इजराइल आएंगे और ये जो पिछले बहुत सालों से वहां पर अपना जो तमाशा इन्होंने शुरू किया था उसको दोबारा करेंगे। तो उसकी तैयारी बहुत पुख्ता थी और आगे भी वो इस युद्ध को खींचने में बहुत सक्षम है, जैसा कि आनंद सर भी कह रहे थे। और उसकी कैपेबिलिटी पे हमें डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सस्ता, सुंदर और टिकाऊ जो खेल इस समय खेल रहा है ना ईरान, उसका तोड़ अमेरिका और इजराइल के पास नहीं है। इस समय विश्व में अगर कोई भी ईरान से जीत सकता है तो वो कंट्री लाइक इंडिया है, जिनकी जो डिप्लोमेसी है इस समय, जिसको कहते हैं ना कि जैसे तेल के जो जहाज कुछ जा रहे थे रशिया के ईरान, और ओपन मार्केट में जैसे हमने खरीद लिए, या इन्होंने देर से सही लेकिन नवरोज की बधाई दी है, ईद की बधाई दी है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें जो करके इस तलवार की धार पे जो चल पा रहा है ना, इस समय वही अपने आप को सुरक्षित रख पा रहा है। अदरवाइज ईरान हार नहीं मानेगा, ये बहुत क्लियर है। क्योंकि जिसको भी नहीं पता है वो उनका इतिहास उठा के देख ले। 3000 साल पुरानी सभ्यता है, चाहे मंगोल हो चाहे ऑटोमन हो, कोई भी हो, वो वहां आए हैं लेकिन उन पर राज नहीं कर पाए हैं। तो अमेरिका के भूते के बात है ही नहीं है कि अमेरिका वहां कुछ भी इस समय कर पाएगा। ओनली थिंग इज कि विध्वंस होगा वो ईरान में भी हो रहा है, वो पूरे मिडिल ईस्ट में भी होगा और वो इजराइल में भी होगा। देखिए, युद्ध की एक कीमत होती है जो आम लोगों को चुकानी पड़ती है, क्योंकि जो एसी ऑफिसेज में बैठ के आदेश दे रहे हैं वो इनसे इस समय अफेक्टेड नहीं होते, वो बाद में अफेक्टेड होते जब इनके हाथ में सत्ता नहीं होती है। और एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, देखिए जो नेतन्याहू हैं वो ऑलरेडी वॉर क्रिमिनल हैं। आईसीसी ने उनको ऑलरेडी वॉर क्रिमिनल घोषित किया हुआ है। और वो इसलिए भी, देखिए इस परिप्रेक्ष्य में इसलिए जरूरी होता है कि जिस तरह के हमले उन्होंने ईरान पे किए थे, जब ईरान टेबल पे था, बात कर रहा था, उसके बाद आपने लगातार उसकी लीडरशिप को खत्म किया है। तो आप चाहते ही नहीं कि युद्ध खत्म हो, क्योंकि अगर वहां पर कोई बातचीत करने के लिए बचेगा ही नहीं तो अब बातचीत किससे करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो इनके एम है उसमें पहली बात तो उनके यहाँ पर अराजकता फैलाना, दूसरा सिविल वॉर लाना, तीसरा उनके जो पावर प्लांट्स हैं उन चीजों पे कब्जा करना, एनर्जी पे कब्जा करना। और जहां तक ईरान की बात है, तो ईरान ने अपना कोई स्पेशल एक बड़ा एनर्जी ग्रिड नहीं रखा हुआ है। उसके यहाँ पर 400 से ज्यादा एनर्जी ग्रिड्स हैं, उसने इतनी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है कि अगर आप एक जो सबसे बड़ा उनका प्लांट है उसको भी खत्म करते हैं तो मुश्किल से वहां पर 12% जो एनर्जी है वो डैमेज होगी, उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सो ईरान इज टेक्निकली वेरी वेल प्लेस्ड एंड मैं अप्रिशिएट करती हूँ इस चीज को कि आपने युद्ध की तैयारी पिछले 40 साल से की है। आप नीजक एक्शन अमेरिका की तरह नहीं कर रहे कि एक तरफ अमेरिका के जो अंदर लोग बैठे हुए वो इस्तीफे पे इस्तीफे दिए जा रहे हैं, इनके काउंटर इंटेलिजेंस वाले इस्तीफा दे रहे हैं, काउंटर टेररिज्म वाले इस्तीफा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से इसलिए सहमत नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप सुबह उठ के डिसाइड करते हैं आज हमला करना है विदाउट टेकिंग द इंटेलिजेंस एंड द डेटा इनटू फैक्टर। और अब इसके बाद एक और चीज होगी जिसमें ईरान ने बहुत अच्छे से चेताया है कि जितने भी इनके डेटा सेंटर्स हैं, चाहे अमेजॉन हो, चाहे एनवीडिया हो, या जो भी जो इस तरह के कॉन्सेंट्रेटेड डेटा पे चलने वाली चीजें हैं, उनको अटैक किया जाएगा। तो सोचिए अभी थोड़े दिन के बाद हमारे घर में जो अमेजॉन के पार्सल है वो आने ना बंद हो जाए। तो युद्ध जो है बहुत ज्यादा चीजों में फैल रहा है नैना जी। इट इज डैम सीरियस दिस टाइम। बिल्कुल। और देखिए, इस युद्ध का असर तेल की कीमतों पर सीधा पड़ रहा है, लेकिन अगर हम बात करें कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका कितना असर होगा, तो इसे आप कैसे देखती हैं? देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव ऑलरेडी पड़ना शुरू हो गया। अगर आप रुपये को देखें तो डॉलर के मुकाबले रुपया जहां खड़ा है, देखिए पहले से बहुत फर्क आ गया है। मोर ओवर हम कोशिश कर रहे हैं कि तेल और एलएनजी की जो अपनी सप्लाई है उसको निर्बाध रूप से चलाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, ये ग्लोबल विलेज है, एक हरकत एक जगह होती है, उसका प्रभाव दूसरी जगह डेफिनेटली पड़ता है। हम रशिया से अभी तेल ले पाएंगे क्योंकि अमेरिका ने कहा था कि जब तक ये युद्ध बंद नहीं होता है, ऑलमोस्ट 1 महीने के लिए उन्होंने कहा था कि आपको जहां से तेल लेना है वहां से लीजिए। वो तो ईरान तक को अलाउ कर रहा है कि भाई आपको तेल जहां बेचना है बेचो। लेकिन भारत में देखिए, जैसे मोरबी जैसी जगह है जहां पर एलएनजी से चलने वाले सिरेमिक प्लांट्स हैं, वहां पर 600 यूनिट्स हैं, उसमें से 100 से ज्यादा यूनिट्स वहां बंद हो गई हैं। अडानी का वहां पे काफी इन्वेस्टमेंट है। तो ऐसे इट इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू हमारी जो थाली है उससे सिर्फ संबंध नहीं रखता है, लेकिन हर एक चीज देखिए तेल और ऊर्जा से चलती है।
और जो भी चीज तेल और ऊर्जा से चलेगी उस हर चीज पे संकट आएगा। मार्केट टूटना शुरू हो गए हैं। निफ्टी जैसा आपने अपनी न्यूज में दिखाया कि मार्केट खुला ही है, उससे पहले ही धड़ाम हो चुका है। तो भारत की अर्थव्यवस्था देखिए भले ही काफी सिक्योर है, क्योंकि हमारे यहाँ 140 करोड़ की जनता है, वो कुछ ना कुछ व्यापार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ ना कुछ करती रहेगी, लेकिन फिर भी असर हम पे भी पड़ेगा, उतना सीवियर ना हो। देखिए हम भले ही मंदी में ना जाएं, मंदी में कौन जाएगा, मंदी में जाएंगे यूरोपियन देश और अमेरिका, क्योंकि वहां पर स्टैग इन्फ्लेशन नाम की एक चीज होती है कि इकोनॉमी में स्टैग्नेशन आ गया और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। यानी कि जो लोगों की नौकरियां हैं वो तो जा ही रही हैं, लेकिन खरीदने की जो उनकी परचेसिंग पावर है वो कम हो रही है। भारत में उतना बड़ा संकट नहीं आएगा, क्योंकि भारत ऐसी चीजों से पहले भी जूझ चुका है। सो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी, क्योंकि उभरती हुई इकोनॉमी है, तो इट इज रिलेटिवली सेफर। लेकिन असर नैना जी आपकी, मेरी और हम सब जो जितने बैठे हुए हैं, हर एक आदमी की पॉकेट पे डेफिनेटली पड़ेगा जी। चलिए ठीक है, अब करोड़ी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि देखिए जिस तरह से अमेरिका की तरफ से कई दावे किए जा रहे थे और डोनाल्ड ट्रंप बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि ईरान के चक्रव्यूह में खुद ही फंस गए हैं। देखिए नैना जी, मैं हिमांशी के लास्ट सेंटेंस में एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि हमारी इकोनॉमी सेफ तो है, लेकिन टेक ऑफ की स्टेज में है जी। इसलिए बहुत संवेदनशील स्थिति है। अगर थोड़ा सा भी स्नेग आ गया तो टेक ऑफ में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। टेक ऑफ के बाद की स्थिति होती है, वहां स्मूथ हो जाती हैं चीजें। इसलिए बहुत ही संवेदनशील स्थिति है हमारी इकोनॉमी की। आपका जो सवाल है नैना जी, देखिए अमेरिका और इजराइल इस तरह का बिहेव क्यों कर रहे हैं, ये हम सब के लिए सरप्राइज की बात है। मुझे लगता है कि इजराइल और अमेरिका दोनों ही एक पैरानोइड सिंड्रोम में है। इजराइल इसलिए है कि वो पैलेस्टाइन को डिस्प्लेस करके इजराइल का इमरजेंस हुआ है, तो वो हमेशा फियरफुल रहता है, कि स्केयर फील करता है कि इजराइल का एग्जिस्टेंस खतरे में है, इसलिए वो पीसफुली नहीं रहना चाहता। दूसरा ये है कि सामान्यतः हम इंसानों में भी और देशों में भी जिस रास्ते से कोई फायदा हो जाए उस रास्ते को हम बहुत अच्छा रास्ता मान लेते हैं। अमेरिका को जिस तरीके से फायदा हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरा यूरोप बर्बाद हो गया, रिकंस्ट्रक्शन में बहुत लंबा समय लगा, लेकिन अमेरिका की इकोनॉमी तो वहां मजबूत हुई वर्ल्ड वॉर के टाइम में, और बाद में भी कॉन्फ्लिक्ट से अमेरिका की इकोनॉमी मजबूत हो रही है। इसलिए अमेरिका का एक अबाइडिंग फेथ है कि युद्ध होते हैं या कॉन्फ्लिक्ट होता है तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था कमजोर नहीं होती है, मजबूत होती है, और उसी की वजह से अमेरिका निरंतर रूप से कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रमोट कर रहा है। तो इस तरह की स्थिति है, तो अमेरिका नहीं चाहेगा कि बिना ईरान, क्योंकि जिससे चुनौती होती है उसको वो एनिमी मान लेते हैं। हाँ। और ईरान से चुनौती है, क्योंकि पेट्रो डॉलर जिस रूप में आया नैना जी, जब डॉलर को 71 में गोल्ड से डिस्कनेक्ट कर दिया और लोगों की जो दूसरे देशों की करेंसी थी वो टैग नहीं होने में अलग होने का प्रयास कर रही थी, तो 1974 में सऊदी से एग्रीमेंट किया कि जो भी तेल बेचोगे वो डॉलर में बेचोगे, और उसको दुनिया के सब ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ने फॉलो करना शुरू कर दिया। तो उससे पैदा हुआ पेट्रो डॉलर का कंसेप्ट। हाँ। और डॉलर सबसे बड़ी रिजर्व करेंसी हो गई। अब पिछले कुछ सालों से एक तो ब्रिक्स की इमरजेंसी की वजह से और कुछ अन्य कारणों से जो डॉलर 72% से ऊपर रिजर्व करेंसी होती थी वो 57 तक आ गई है। तो अमेरिका के डोमिनेशन का जो मुख्य आधार है वो डॉलर की मजबूती, और डॉलर दुनिया की दूसरी करेंसी से टैग था। चलिए ठीक है, ऐसे में अब देखना होगा कि अगला कदम क्या होता है अमेरिका का। और ईरान तो जिस तरह से हमला कर रहा है पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहा है, लेकिन जिस तरह से सीज फायर की बात अमेरिका की तरफ से भी कही जा रही है, अब इसको देखना होगा कि क्या शर्तें हैं और क्या डोनाल्ड ट्रंप मानते हैं या फिर ईरान की तरफ से जो शर्तें हैं उसको लेकर इसमें कोई बदलाव किया जा रहा है। और ठीक है, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए करोड़ी जी आपका, रवि अरोड़ा जी आपका, हिमांशु जी आपका और आनंद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ईरान और इजराइल के बीच तनाव अब सीधे सैन्य टकराव में बदलता दिख रहा है। ईरान द्वारा बता दें आपको कि बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए जा रहे हैं, 300 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है और इजराइल के रणनीतिक ठिकानों को भी निशाना बनाया जा रहा है। और आपको बता दें कि पश्चिम एशिया में जंग का साया गहराता जा रहा है और अब
इस टकराव का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता होर्मुज जलडमरू मध्य, जहां से गुजरता है दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल और 22% LNG। यानी अगर यहां हलचल होती है तो असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाती है। और इस वक्त सबकी निगाहें टिकी हैं तेहरान पर, क्योंकि ईरान ने साफ कर दिया है कि होर्मुज अभी सिर्फ दुश्मनों के लिए बंद है, यानी दुश्मन देशों को छोड़कर होर्मुज स्ट्रेट से गुजर सकते हैं। और ईरान के प्रतिनिधि ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन को ये बात कह दी है। और आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, ये कुछ तस्वीर है जहां ईरान पर बड़ा हमला हुआ है, उसके बाद ये डोनाल्ड ट्रंप भी इसमें नजर आ रहे हैं दूसरी तस्वीर में। और तीसरी तस्वीर की बात कर लेते हैं जो ईरान ने पलटवार किया है, और ये हमले की तस्वीर है। और चौथी तस्वीर जहां नेतन्याहू नजर आ रहे हैं। ईरान दुनिया के लिए खतरनाक, उन्होंने बताया है ईरान को दुनिया के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक। तो वहीं आपको बता दें कि लगातार ये युद्ध जारी है और आज महायुद्ध का 24वां दिन है। और जिस तरह से ये तनाव बढ़ता जा रहा है, उसके बाद ये क्या होगा, इसका असर पूरी दुनिया पर भी पड़ ही रहा है, लेकिन अब अंदाजा लगाना मुश्किल है।